सुब्रत रॉय का शून्य से शिखर तक का सफर, एक कमरे के दफ्तर से शुरुआत, घाटे का सौदा बना ये कदम, ऐसे पहुंचे लखनऊ। सुब्रत रॉय ने 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस में सहारा समूह की नींव रखी। इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्ट्री शुरू की। रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई अन्य व्यवसायों में विस्तार किया। सहारा श्री सुब्रत रॉय का शून्य से लेकर शिखर तक का सफर काफी रोचक है। उन्होंने सुब्रत राय से सहारा श्री सुब्रत रॉय बनने तक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। करियर की शुरुआत गोरखपुर में नमकीन स्नैक्स बेचने से की। अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक्स बेचते 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस में सहारा समूह की नींव रखी। इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्ट्री शुरू की। रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। वर्ष 1983-83 में कारोबारी मित्र एसके नाथ ने अलग होकर राप्ती फाइनेंस बना ली। इसी साल सुब्रत राय ने लखनऊ में कंपनी का मुख्यालय खोला। रॉय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर अन्य सेक्टर्स में फैला। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी कभी पुराना समय नहीं भूले। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जीवन के तमाम अनुभव सार्वजनिक किए थे। 18 अप्रैल 2013 को गोरखपुर क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में सुब्रत रॉय आए थे, जिसमें बेबाकी से अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को सबके सामने रखा था। बताया था कि गोरखपुर कर्मस्थली रही और यहाँ की गलियों से वाकिफ हूँ। पढ़ा लिखा और कारोबार की शुरुआत यहीं से की। शहर के कनक हरि अग्रवाल बताते हैं कि उस कार्यक्रम में वह भी शामिल थे। सहारा श्री ने कहा था कि स्कूटर से घूमने और नॉन बेकिंग की शुरुआत यहीं से की। एक कमरे के दफ्तर से शुरू किया कारोबार, ऐसे पहुंचे लखनऊ। सिनेमा रोड स्थित कार्यालय के एक कमरे से 2 कुर्सी और एक स्कूटर के साथ उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। थोड़ी पूंजी हुई तो 1978 में इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्ट्री शुरू की। इस दौरान लैम्ब्रेटा स्कूटर से पंखा और अन्य उत्पादों को बेचा करते थे। दुकानों पर पंखा पहुंचाने के साथ ही वह दुकानदारों को स्मॉल सेविंग के बारे में जागरूक करते थे। बैंकिंग की जरूरतों के साथ रोजगार के अवसर के बीच सहारा का गोल्डन की योजना क्रांतिकारी साबित हुई, जिसमें समय समय पर होने वाली लॉटरी ने लोअर मिडिल क्लास में मजबूती से जोड़ा। वर्ष 1983-83 में कारोबारी मित्र एसके नाथ ने अलग होकर राप्ती फाइनेंस बना ली। इसी साल सुब्रत राय ने लखनऊ में कंपनी का मुख्यालय खोला। अयोध्या के कायाकल्प में काशी भी निभा रही भूमिका। विकास कार्य के लिए वाराणसी से ही जारी होता है बजट। अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। इसके साथ ही राम मंदिर से जुड़े अन्य मंदिरों और परिक्रमा पथ का कायाकल्प धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से कराया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या के कायाकल्प में धर्मनगरी काशी भी भूमिका निभा रही है। धर्मार्थ कार्य निदेशालय के जरिए मंदिर के आसपास होने वाले विकास कार्य और परिक्रमा पथ के लिए वाराणसी से ही बजट जारी हो रहा है। पिछले 3 साल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट धर्मार्थ कार्य निदेशालय के माध्यम से जारी किया गया है। अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है। इसके साथ ही राम मंदिर से जुड़े अन्य मंदिरों और परिक्रमा पथ का कायाकल्प धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से कराया जा रहा है। विभाग की ओर से रामनगरी में सुग्रीव किला से श्री राम जन्मभूमि मंदिर मार्ग जन्मभूमि पथ मात्र 570 मीटर लंबा है। ये 2 लेन और 15 मीटर चौड़ाई में बन रहा है। इस पर बिजली के तारों को भूमिगत करने के लिए यूटिलिटी डक्ट, स्टॉर्म वाटर नाला, स्टोन बेंच और पोल व स्ट्रीट लाइट के काम शामिल हैं। धर्मार्थ कार्य विभाग के इस काम की लागत करीब 40 करोड़ रुपए है। अयोध्या में कई मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकसित किया जा रहा है। दरअसल वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के पास ही धर्मार्थ कार्य विभाग के निदेशक का भी प्रभार है। शासन से धर्मार्थ कार्य विभाग को बजट जारी होता है और फिर से यहां से अयोध्या में चल रही परियोजनाओं के लिए दिया जाता है। यहाँ बता दें कि वर्ष 2020 में धर्मार्थ कार्य निदेशालय का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय काशी में ही बनाया गया है। ऐसे में प्रदेश भर में धर्मार्थ कार्य निदेशालय के कामों का बजट काशी से ही जारी किया जा रहा है। एमपी इलेक्शन, तोमर के बेटे के वायरल वीडियो के मामले पर बोले नाथ, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, भाजपा चुप क्यों?
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के एक के बाद एक 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। इनमें तोमर के बेटे देवेंद्र पैसे के लेन-देन को लेकर बातचीत कर चुके हैं। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर होती जा रही है। कमलनाथ ने गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नशे के कारोबार से जुड़ता दिखाई दे रहा है। इसकी जांच तत्परता से होनी चाहिए। पीसीसी चीफ ने एक्स पर लिखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहता हूं कि उनके लिए सबसे पहले पार्टी और परिवार का हित है या देश हित। केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 3 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए के लेनदेन से शुरू हुआ मामला अब 10,000 करोड़ रुपए तक के लेनदेन तक पहुंच चुका है। इसमें मादक पदार्थों के व्यापार और कनाडा से सीधा संबंध दिखाया जा रहा है। यह मामला अब किसी व्यक्ति या पार्टी का नहीं है, बल्कि सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और नशे के कारोबार से जुड़ता हुआ दिख रहा है। कमलनाथ ने लिखा कि इसकी तत्परता से जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस समय मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में जारी हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर कोई एक शब्द तक नहीं बोल रहा। नाथ ने कहा कि मैं आगाह करता हूं कि जो लोग राष्ट्रहित के सामने निजी हित को आगे रख रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश माफ नहीं करेगा। अब तक 3 वीडियो आ चुके सामने। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके बेटे देवेंद्र तोमर के अब तक 3 विवादित वीडियो आ चुके हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर इस पूरे मामले को कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने खुद इसकी जांच के लिए आवेदन दिया है। तोमर के साथ ही पूरी भाजपा इस मुद्दे पर सफाई देने में जुट गई है। इधर वीडियो में दिखाई दे रहे दूसरे व्यक्ति ने एक वीडियो जारी कर इस वीडियो के सही होने की पुष्टि की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को उम्मीद जताई है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सीतारमण ने नई दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस वर्ष के दौरान 7% से कुछ कम रहने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत को प्रभावित करने वाले समकालीन संघर्षों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और आर्थिक अशांति के बीच, चाहे वे अपेक्षाकृत दूर यूक्रेन में हो या अपेक्षाकृत निकट इसराइल या यमन में, और दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में व्याप्त तनाव के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था एक उज्जवल स्थान पर खड़ी है। वित्त मंत्री ने कहा, आईएमएफ के आमतौर पर रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार भी भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गई है। 2047 तक भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। भारत की ब्लू इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा कि यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 4% है और यहाँ बड़े पैमाने पर अवसर मौजूद हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के तटों पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इसकी तटरेखा के साथ 12 प्रमुख व 200 जोड़ गैर प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार के लिए नौगम्य जलमार्गों का एक विशाल नेटवर्क है। अंकटार के अनुसार भारत 2020 में विकासशील देशों के बीच महासागर आधारित वस्तुओं और सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि हिंद प्रशांत निस्संदेह दुनिया का सबसे आर्थिक रूप से गतिशील क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि इसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% और वैश्विक व्यापारिक व्यापार का करीब 50% शामिल है। मंत्री ने कहा कि दूसरी ओर हिंद प्रशांत भी एक भू राजनीतिक रूप से विवादित क्षेत्र है, जो बड़ी ताकतों में प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को तेज कर रहा है और अपनी विशाल जनता का उत्थान कर रहा है, उन्हें गरीबी से समृद्धि की ओर ले जा रहा है, वह अपनी व्यापक राष्ट्रीय ताकत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कद बढ़ा रहा है। सीतारमण ने कहा, आज भारतीय चाहे देश में हो या विदेश में सिर ऊंचा करके खड़े होते हैं, चलते हैं, बात करते हैं और काम करते हैं।
दुनिया भारत की उपलब्धियों तथा सफलताओं की सराहना करती है और कई संकट के बीच उसकी जुझारू क्षमता की सराहना की जाती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग 2014 में 44वें स्थान से बढ़कर 2023 में 22वें स्थान पर पहुंच गई है। सीतारमण ने कहा कि इसी तरह विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय बंदरगाहों का टर्नअराउंड टाइम एक जहाज के किसी स्थान पर जाने और वहां से वापस आने का समय अब केवल 0.9 दिन है, जो सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे स्थापित समुद्री केंद्रों के बंदरगाहों से कम है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।